हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से इस लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। और मैं अपने उस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करने आया हूं जो हम लोगों का चल रहा है। और उसमें हम लोगों ने अभी तक जो देखा है वो ये कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कौन सा सिस्टम कैसा था, कौन से सिस्टम से हम लोगों को यूनिट्स को देखना था, कौन सा सिस्टम सबसे पहले आया, फिर उसके बाद में मेजरमेंट सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स क्या हुए, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं और आपकी दूसरी अदर यूनिट्स क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया। फंडामेंटल यूनिट्स की 5 हम लोग देख भी चुके हैं। अगर नहीं तो आप लोग प्लीज 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 यहां पे जो मैं आई बटन दिखा रहा हूं इस प्लेलिस्ट पे जाइए और प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए। अब हम लोग जरा एरर्स के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग एरर्स के विषय में देखेंगे। एरर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब पे चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे बहुत ही एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके प्यार दें, शेयर करें। फैमिली अभी छोटी है हमारी, लेकिन ये यूट्यूब फैमिली जरूर ग्रो करेगी। और साथ के साथ में मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें। उसके अलावा आप अपने कमेंट्स भी ड्रॉप करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। दैट विल बी अ फीडबैक फॉर अस। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। उसके अलावा आपको यदि लगता है कि कुछ और शुरू करना है, देन प्लीज 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 फील फ्री टू टेल अस थ्रू द कमेंट सेक्शन। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नाउ अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एरर्स की। तो सवाल यह पैदा होता है कि एरर्स क्या है। अगर एरर को जनरल भाषा में हम लोग जनरलाइज करें, एरर को डिफाइन कैसे करेंगे भाई? एरर का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, गलती, है ना, गलतियां, राइट। तो एरर कैसे हो सकती है? अनसर्टेनिटीज जो वैल्यूज में आ रही हैं, राइट, वो आपकी गलतियां हैं। और उन्हीं गलतियों को हम क्या नाम देते हैं? एरर्स का नाम देते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी मेजरमेंट हो रहा है ना, तो मेजरमेंट के दौरान कुछ हो सकता है कि आपका तरीका गलत हो, मेथोडोलॉजी गलत हो सकती है। यह भी हो सकता है कि आपके जो कंडीशंस हैं वो सही नहीं है। आपका कुछ पर्सनल बायस है कि आप हमेशा जैसे ऐसे थोड़ा सा झुक के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हो सकता है रीडिंग गलत आ जाए पैरेलैक्स की वजह से। यह भी हो सकता है कि आपका इक्विपमेंट फॉल्टी है, जैसा मैंने बताया। और कुछ भी रैंडम एरर्स जनरेट हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हल्का सा 2.3 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है तो थोड़ा सा कैमरा शेकी शेकी हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट एक्सपेरिमेंट है वो, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़े से भी फ्लक्चुएशंस क्या कर देंगे? एरर प्रोड्यूस कर देंगे, गलतियां आ जाएंगी, जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा, राइट। तो एरर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर नोन एज द डिविएशंस in measured values from the true values। जो measured values है ना, उससे true values के अंदर जो वेरिएशन आता है, जो डिफरेंस आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर्स बोलते हैं। हिंदी में गलतियां कहते हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग एरर्स में चलें आगे, एरर्स को समझें, तो ये ट्रू वैल्यू इन सब की डेफिनेशन के साथ साथ एक्यूरेसी और प्रिसिजन को भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी, आपने शब्द बहुत सुना होगा कि फलाना रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट है, या एक XYZ कोई रिजल्ट आया वो लेस एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी का मतलब, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको घर वाले भेजते हैं बाहर सब्जी वगैरह लाने, तो आप बाहर गए, आप सब्जी लाने के लिए बाहर गए और आपसे कहा गया कि देखो यार 1 किलो 400 ग्राम लेके आना है। तो आप 1 किलो 400 ग्राम एग्जैक्ट सामान लेके आए, तो आपका जो परचेजिंग स्टाइल है वो एकदम एक्यूरेट है,
हम ये कहेंगे। लेकिन हो सकता है कि यार उसके पास में जो 400 ग्राम का स्केल है, जो बाट बोलते हैं ना, जो का वेट होता है वहां पे, वो सही नहीं है। वो हो सकता है 390 ग्राम का ही हो, 10 ग्राम की कमी हो। तो अब आप जो खरीदारी किए हैं वो एक्यूरेट नहीं है, राइट? तो एक्यूरेसी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, है ना? इट टेल्स हाउ क्लोज a measured value is to its respective, it tells how close a measured value is, किसके साथ में? to its respective true value। ठीक, एक्यूरेसी कि कोई भी मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। जितना करीब होगी उतना ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है, जितना दूर होगी उतना कम एक्यूरेट मेजरमेंट है। जितनी ज्यादा एक्यूरेसी उतनी कम एरर, जितना कम एक्यूरेसी उतनी ज्यादा एरर। तो ये मतलब एक तरीके से एक दूसरे से इनवर्स है। ज्यादा एक्यूरेसी कम एरर, कम एक्यूरेसी ज्यादा एरर। सिंपल सा फंडा है। ठीक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बात करूं तो 4.28 सेंटीमीटर कोई लेंथ है किसी लाइन की, है ना? और दो वैल्यूज मेजर की गई। ये क्या हो गया? ये वाला जी। और जो मेजर्ड वैल्यूज हैं, मेजर्ड वैल्यूज मान लीजिए दो हैं। एक है 4.1, दूसरी है 4.83, राइट? सेंटीमीटर। अब अगर आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है उसके। ये वाली बहुत दूर है इससे, इसके मुकाबले, राइट? सो वी कैन से दैट 4.2783 सेंटीमीटर मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट हुआ है ना, इज एन एक्यूरेट मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू या एज कंपेयर टू 4.1 सेंटीमीटर। यदि आप 4.1 सेंटीमीटर के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब है। इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी ये हुआ। अब इसके बाद में हम लोग लीस्ट काउंट और साथ के साथ में प्रिसीजन समझेंगे। अभी के लिए स्पीड डाउन। चलिए, आई गेस ये हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, नेक्स्ट, अब हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले लीस्ट काउंट को समझ लीजिए। देखिए, वो सबसे छोटी वैल्यू है जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है। इट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम possible value calculated directly from any
मेजरिंग डिवाइस, जिसे हम किसी भी मेजरिंग डिवाइस से मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली नाप सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट। दैट इज व्हाट वी कॉल एज लीस्ट काउंट। ठीक है, कोई भी मेजरिंग डिवाइस है, जैसे आप जो नॉर्मल स्केल लेके चलते हैं, वो कहां तक एक्यूरेस, मतलब कहां तक लीस्ट काउंट रखता है? जैसे आप उससे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मेजर कर सकते हो? 1 mm की। ठीक है, 1 mm की, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इन आवर ज्योमेट्री स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है ना नॉर्मल, लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm। इसका मतलब पता है? इसका मतलब यह है दैट इज with the help of a geometry scale, एक जियोमेट्री स्केल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? ए लेंथ कैन बी मेजर्ड, लेंथ को मेजर किया जा सकता है। ऑब्वियसली लेंथ को मेजर कर रहे हैं, लाइक 4.7 सेंटीमीटर, राइट, 8.9 सेंटीमीटर, बट नॉट 4.76 सेंटीमीटर और 8.89 सेंटीमीटर। यह कहना गलत होगा, क्योंकि लीस्ट काउंट ही क्या है? 0.1, यानी कि सबसे कम वैल्यू अगर वो मेजर कर सकता है तो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। ठीक है, लीस्ट काउंट अगर 0.0 होता तो ये सही होता, लेकिन इससे ये नहीं कर सकते। हाँ, किसी दूसरे से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे वर्नियर कैलिपर है, और वर्नियर कैलिपर का तो 0.01 होता है ना। अगर प्रिसाइज लाइक इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो फिर आपको 0.001 मिल जाएगा, है कि नहीं? तो लीस्ट काउंट लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा प्रिसीजन। ये बहुत आपने सुना होगा, प्रिसाइज होना, प्रिसीजन ज्यादा है, प्रिसीजन कम है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रिसाइज? एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रिसाइज जो है वो कहीं ना कहीं लीस्ट काउंट से रिलेटेड है, इसीलिए एक साथ में मैं इनको पढ़ा। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर समझाता हूं। इट इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करते हैं भैया? डिफाइन कैसे होगा? तो प्रिसीजन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन, द डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन up to which any quantity can be measured, अब ये क्या है साहब? समझ में नहीं आया। जैसे आपकी एनालॉग क्लॉक है, एग्जाम्पल, एनालॉग समझते हैं सुइयों वाली, जैसे आपकी एनालॉग क्लॉक है, उस एनालॉग क्लॉक को देख के आप बोल सकते हो रीडिंग 4:05 सकते, सही है, 4:05 बोल सकते हो। बट डिजिटल क्लॉक को क्या बोल सकते हो आप? डिजिटल क्लॉक जो है ना, वो क्या रीडिंग दे सकती है? 4:05 और 44 सेकेंड, इतना समय। तो इसका मतलब इसमें डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा है। आप इसमें सेकंड ही नाप सकते हो, लेकिन यहां पे सिर्फ आप मिनट तक ही रुक सकते हो, मिनट तक ही आपको रुक जाना पड़ेगा। सेकंड बताओगे मतलब उतना प्रिसाइजली आप नहीं बता सकते, लेकिन यहां पे तो दिख रहा है, मतलब यहां पे भी मेजर हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक आप थोड़ा सा हिसाब किताब लगाओगे, आप उसका रीडिंग लोगे, तब तक ये जाना होगा, है कि नहीं? अच्छा, मान लो कई घड़ियां तो ऐसी होती जिनमें 2 ही सुई ना होती है, हाँ या ना? तो अगर ऐसा है तब तो आप उसमें ऐसा ही बता पाओगे ना।
लेकिन डिजिटल वॉच जो है, डिजिटल क्लॉक जो है, वो आराम से आपको ये दे देगी। इसका मतलब एक डिजिटल क्लॉक is more precise than दो सुइयों वाली घड़ी है, उसके मुकाबले इसका प्रिसीजन ज्यादा है। क्या ज्यादा है जी? प्रिसीजन ज्यादा है। ठीक है, तो ये अंतर हुआ प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई डिवाइस जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा, जरूरी नहीं है कि वो उतना ही एक्यूरेट भी हो। मान लीजिए आपने घड़ी रखी है, छोटा भाई आपका बहुत छोटा भाई है, वो कुछ उससे छेड़खानी टिप 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 कर लेता है। अब जब उसने टिप 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 कर लिया, तो इसका मतलब ये डिजिटल क्लॉक अब चेंज हो चुकी है, मतलब उसका समय जो है बदल चुका है। हालांकि अब अभी भी प्रिसाइज देगा, अप टू सेकेंड्स वो रीडिंग देगा, लेकिन 4:05 पे हो सकता है वो समय 6:48 और 57 दिखाए। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो प्रिसाइज वैल्यू है वो एक्यूरेट भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी क्या बता रहा है? कितना रियलिटी के करीब आपने मेजरमेंट किया है। प्रिसीजन क्या बता रहा है? किस डिग्री तक आप रीडिंग ले सकते हो। और कहीं ना कहीं प्रिसीजन किस पे डिपेंड करेगा? लीस्ट काउंट पे। जितना कम लीस्ट काउंट है, उतना ज्यादा प्रिसीजन देखने को मिलेगा, हां या ना? जितना ज्यादा लीस्ट काउंट है, प्रिसीजन उतना कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। काइंडली कॉपी डाउन, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो आई गेस ये हो गया होगा, है ना? अब हम लोग एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नोट ही आपको नोट दिलवाएंगे। ध्यान से सुनिए, क्या है यहां पे? यहां पे कहने का मतलब ये है जी, बीइंग प्रिसाइज डज नॉट गारंटी of being accurate as well। अगर कोई चीज प्रेसाइज है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो, उसमें एक्यूरेट भी अधिक हो। तो ये बात ध्यान रखिए, बीइंग प्रेसाइज डज नॉट गारंटी ऑफ बीइंग एक्यूरेट। अंडरस्टूड? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोअर द least count, greater shall be the precision। precision उतना ही अधिक होगा। बात समाप्त। आगे बढ़िए, देखिए, तो ये हमारी बातें हो गई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। भैया सिस्टम के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं, कैसे उनको दिया जाएगा, क्या उनसे मतलब निकलता है, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। तो यार दो तरीके से, अरे सिस्टम बोल गया, एरर्स, क्योंकि सिस्टमैटिक भी है इसमें एक। टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर कितने प्रकार की हैं, कैसे उनको देखा जाता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं वो। तो यदि हम लोग टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करेंगे, तो दो अलग अलग प्रकार से हम लोग एरर्स को देखते हैं। पहली है सिस्टमैटिक एरर्स।
दूसरी है रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। अब इनका जो कैटेगराइजेशन है ये किस बिहाफ पे हुआ, इनको कैसे डिफरेंशिएट किया गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग जरा समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। प्लीज बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपको इनको समझना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ एन एरर पे। किस पे ध्यान देना पड़ेगा? डायरेक्शन ऑफ एन एरर, एरर की दिशा। जैसे कि अगर मान लीजिए प्रिसाइज वैल्यू 5 है और आपका जो एरर आया वो आया 4, एग्जैक्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू क्या है 5, और आपने जो मेजरमेंट लिया वो मेजरमेंट कितना आया 4 आया। तो इससे हुआ क्या, 5 - 4 1, यानी कि आपके पास में एरर जो है वो पॉजिटिव दिशा में है। एक, अगर ट्रू वैल्यू 5 है, रीडिंग आई 6, तो उस कंडीशन में जो एरर आएगी वो क्या आ जाएगी -1, 5 - 6 -1। तो अब ये उल्टी दिशा, नेगेटिव दिशा की एरर है। पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, वन डायरेक्शन अदर डायरेक्शन। सही। तो इसी तरीके से हम लोग सिस्टमैटिक एरर्स को डिफाइन करते हैं डायरेक्शन के बेसिस पे ही। दीज आर द एरर्स, ये वो एरर्स हैं विच अकर इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही दिशा में होंगी ये। क्या है जी? एक ही दिशा में ये पाई जाएंगी। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, या तो पॉजिटिव और निगेटिव, या तो पॉजिटिव दिशा या निगेटिव दिशा। यहां दीज एरर्स appear randomly in the measurements and have no fixed direction। इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, ये आउट ऑफ द ब्लू आ रही सिस्टम में और हम इनकी कोई डेफिनेशन मतलब डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। हर बार नहीं बता सकते कि यार अगर रैंडम एरर हुई तो हर बार ये पॉजिटिव होगी, हर बार ये नेगेटिव होगी, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। तो इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। दे कैन हैपन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल एज इन द नेगेटिव डायरेक्शन टू। सो दैट इज हाउ वी डिफाइन व्हाट एरर। सो आई होप इट इज क्लियर। डाउन, फिर हम लोग आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स, अब यदि सिस्टमैटिक एरर्स में बात करें तो डेफिनेशन तो देख ली हमने, है ना। तो डेफिनेशन हमारे पास में है कि ये वो एरर को याद
पॉजिटिव दिशा में होंगी या फिर किस में होंगी, में होने वाली हैं। तो इसका सबसे पहला जो कारण हो सकता है वो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट एरर्स, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट एरर्स। क्या लिख रहे हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट एरर्स, यानी कि गलती किसकी वजह से आ रही है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वही सही नहीं है। अगर इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है तो भी गड़बड़ हो सकती है ना। मतलब आपने अगर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज किया, दिस occurs as a result of the use of a faulty instrument, और उसके पीछे कारण हो सकता है ए, improper डिजाइन, सही बात है, डिजाइन इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर नहीं है, राइट। दूसरी गलती हो सकती है जीरो एरर। जीरो एरर का क्या मतलब है बताता हूं, इसको ड्यू टू बैड कैलिब्रेशन। इसका मतलब क्या है, सुनिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक लाइन मैंने दे दी, ये रही वो लाइन, इसका आप मुझे बताइए, आप भाग के गए वर्नियर कैलिपर लेके आए, आपने यहां पे सेट किया लेकिन यहां पे जीरो सेट नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब एरर आएगी, वो कौन सी एरर आएगी, जीरो एरर कहलाएगी, ठीक, क्योंकि लीस्ट काउंट प्रॉपर नहीं है ना। और आपका हो सकता है कि वहां से मिट गया हो जीरो, जिस वजह से वो अलाइन नहीं हो पाया, कैलिब्रेट नहीं हो पाया। सो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, जीरो एरर, इंस्ट्रूमेंट की एरर है। किसकी एरर है भैया, इंस्ट्रूमेंट की एरर है। नेक्स्ट, नंबर 2, इम्प्रॉपर टेक्निक। देखिए जी, एक तो है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो फॉल्टी है, दूसरा है कि जो आपका तरीका है वो फॉल्टी है। नहीं arises wrong procedure or technique during मेजरमेंट के दौरान फॉलो कर रहे हैं, गलत टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर प्रोसीजर फॉलो कर, ये भोगी बनना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट करना है, बाहर सराउंडिंग्स में कितनी ह्यूमिडिटी है। अब आप एसी रूम में बैठ के अगर ये काम करोगे तो ये गलती है, प्रोसीजर आपने गलत फॉलो किया है, क्योंकि बाहर जो है ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट, आर्द्रता जिसे हिंदी में कहते हैं, वो चीज एग्जैक्ट होगी एटमॉस्फेयर की, जबकि एसी रूम में पसीना नहीं होता ना, सूख जाता है। इसका मतलब है कि मॉइस्चर कंटेंट यहां से रिमूव किया जा रहा है, तो यहां वाला मॉइस्चर रूम का, एसी रूम का और बाहर का मैच कभी नहीं कर सकता। प्रोसीजर गलत है, एरर आनी ही आनी है, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का क्या मतलब है भैया, ये इंसान की गलती है, ये इंसान की गलती है, ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की कमी, या फिर ये भी हो सकता है केयरलेसनेस, केयरलेसनेस ऑफ ए पर्सन और एक्सपेरिमेंटलिस्ट, एक्सपेरिमेंटलिस्ट
मेंटलिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, दीज, या फिर कई लोगों की आदत है जैसे ऐसे झुक के देखने की, ऐसे झुक के करने की, तो ऑब्वियसली एक पैरेलक्स डेवलप होगा। और उस पैरेलक्स की वजह से, जैसे आप अगर ऐसे देखें तो अलग दिखता है, अगर आप यहां से देखें तो कुछ अलग दिखेगा। रीडिंग अलग आ गई, रीडिंग अलग आ गई तो एरर आ गया, पर्सनल एरर है भैया, पर्सनल बायस है। तो ये हो गई हमारी सिस्टमैटिक एरर्स, जो कि एक ही डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पर्सनल बायस भी एक ही तरीके का है, इम्प्रॉपर टेक्निक भी ऑब्वियसली एक तरीके का एरर देगी, और इंस्ट्रूमेंट तो आपका एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। आई होप इट इज क्लियर। काइंडली कॉपी इट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैंडम एरर्स जो है ना, ये मैं बता चुका हूं कि किसी सिस्टम वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रही, आउट ऑफ द ब्लू रैंडमली ये जनरेट हो जाती हैं, एंड दीज माइट अकर ड्यू टू स्लाइट वेरिएशंस or more variations even in pressure, temperature, moisture, etc. हो सकता है आप कोई रीडिंग ले रहे, भूकंप आ गया, आपकी गलती नहीं है, रैंडम था, आउट ऑफ द ब्लू, सही है। हो सकता है आप कोई रीडिंग ले रहे हैं, आपका इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए और आप जल्दबाजी में गलत रीडिंग ले लें। इसीलिए तो सेम पर्सन might find different मेजरमेंट। एक ही व्यक्ति अलग अलग मेजरमेंट लेगा ना, तो एरर्स वो उसको अलग अलग आएंगी, अलग एरर्स दिखाई पड़ेंगी, सही है। तो हो गई रैंडम एरर, ठीक है। इसमें एक आती है लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर। अब ये जो लीस्ट काउंट एरर है ना, ये लीस्ट काउंट एरर क्या बता रही है? लीस्ट काउंट एरर जो है ये किस वजह से आ रही है? arises due to a higher least count of the measuring instrument। अभी समझाता हूं इसे। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिया है आपने वो प्रिसाइज नहीं है, तो उसका लीस्ट काउंट क्या है? हायर है। अगर उसका लीस्ट काउंट, आपको जो रिक्वायर्ड प्रेसिजन है वो नहीं मिलेगा, और अगर रिक्वायर्ड प्रेसिजन है नहीं मिलेगा, तो आप जो एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, उससे दूर रहेंगे। दैट इज वाई लीस्ट काउंट एरर, राइट। ए स्पेसिफाइड एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर लीस्ट काउंट एरर्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज, इनको और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? लीस्ट काउंट एरर्स जो है उनको और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए। लीस्ट काउंट एरर्स कैन बी क्लासिफाइड एज both systematic and random, both hope it is clear, yes or no। तो मुझे लगता है आपको टाइप्स ऑफ एरर सारी समझ में आ गई, एंड जैसा कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं लगभग 35 मिनट हो गए, जितना आपका अटेंशन स्पैन होता है। मेरी कोशिश ये है कि 40 मिनट से कम का आपको वीडियो मिलता रहे।
तो अब हम लोग अगले लेक्चर में, जो कि जस्ट इसके बाद ही आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा विद इन 6 to 7 आवर्स, तो जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि एरर्स को मेजर कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रैंडम एरर क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर्स, डिवीजन ऑफ एरर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और वो एक साथ में मैं इसलिए कंप्लीट करना चाह रहा हूं, भले ही 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा जितना भी लगे, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज 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 वेट कीजिए, इसे अभी कॉपी कीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए, आई गेस ये हो गया होगा। सो प्लीज 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 जितना हो सके अपना प्यार दिखाइए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अगर अभी तक आप देख रहे हैं मतलब आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, जितना हो सके इसे प्यार करिए, शेयर कीजिए दिल खोल के अपने साथियों में, और हमारी फैमिली को बढ़ाइए, सब लोग इंक्लूड होइए। बहुत इंक्लूसिव कल्चर यहां पे होगा, बहुत ही अमेजिंग आपको चीजें मिलेंगी समय से समय तक, और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।